हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में करने वाले डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में टॉप 20 सवाल करवाता हूं जो आपके डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर 7 वीडियो अपलोड है जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 8 होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सोशल स्टडीज का एक वीडियो बना दिया है जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो में बताया है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को भी जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं और जो है उसका भी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मात्र एक वीडियो में, जो कि 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, सभी सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस वीडियो में है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग जो है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग होगा। यानी कि अगर हवा जो है ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा मतलब उल्टी दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग जो है घटेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल में जो प्रदूषण होता है उसका सबसे प्रमुख कारण कौन है? तो जो है प्रमुख कारण कौन है? सिंचाई, स्नान करना या फिर औद्योगिक कचरा? तो जो सबसे प्रमुख कारण है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा यानी कि जो फैक्ट्रियों से जो निकलते गंदे पदार्थ उसको जो है जल में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? एकल झिल्ली से इनमें से कौन घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली से घिरा होता है लाइसोसोम। कौन घिरा होता है? लाइसोसोम घिरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है और जब लाइसोसोम फटता है तो ये कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम जो है ना, ये एकल झिल्ली से घिरा होता है। बाकी बात जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये सभी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। आपको याद रखना है। और एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा घर। और माइटोकॉन्ड्रिया को शोषण अंग भी कहते हैं, शोषण अंग भी कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो ओजोला का प्रयोग जो है जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ओजोला ये जल में रहने वाला एक जीव होता है, यानी कि ये जो है पानी में तैरने वाला होता है। और ये क्या करता है कि धान की उपज को बढ़ाता है। यानी कि ये क्या है? तो एक जैविक खाद है ओजोला। और ओजोला में जो है ना, ये पशुओं के लिए पोषक तत्व के रूप में काम करता है। ओजोला पशुओं के लिए। और ओजोला में 25 से 30% प्रोटीन होता है। ये जो है पशुओं के लिए क्या करता है? तो ये पशुओं के लिए पोषक तत्वों का काम करता है। ओजोला में 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन ये किसमें होता है? तो एंजियोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, ये परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, आपको पता है। और नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, यानी कि जेड बराबर पी होता है। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। और द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु संख्या कहते हैं। आपको यह सब ध्यान में रखना है। अगला सवाल है,
किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। तो वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ये वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण, जिसको छोटी जी से सूचित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद में रखना है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह में होता है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, माने I बराबर R होता है। आहिना कहता है परावर्तन का नियम। अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन के कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, एक हॉल का फर्श, एक हॉल है, देख लीजिए, मान लीजिए क्या ये हॉल है। इस हॉल का जो है फर्श 8 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? फर्श 8 मीटर लंबा है तथा 6 मीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6 मीटर लंबा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन, यानी कि एक फर्श है, क्या है, एक जो है एक हॉल का फर्श है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। अब कहता है एक चींटी जो है इस फर्श के एक कोने से, तो मान लीजिए चींटी यहां पे रहे और इस फर्श के एक कोने से चलना प्रारंभ करती है और ये चींटी जो है फर्श के दूसरे कोने तक जाती है। तो बताना है कि चींटी का विस्थापन निकालना है। चींटी का विस्थापन माने यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है। तो ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक त्रिभुज की तरह नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, तो त्रिभुज में ये देखिए इसका क्या है, कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम चींटी का विस्थापन निकालेंगे ना, ये वाला जो देख रहे हैं आप, यानी कि जहां से चींटी एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक गई, तो अगर हम इसका विस्थापन निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला होता है H बराबर, ये वाला भी फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर होता है। यानी कि जब कर्ण स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, √P माने लंब, लंब कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस B माने होता है आधार, यानी कि तो देखिए यहाँ पे कितना दिया 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब देखिए 36 और प्लस में 64, तो जब हम 36 और 64 को जोड़ेंगे, 36 और जब हम 64 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए बताते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए। देखिए, तो जब हम 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √100 और 100 का वर्गमूल कितना निकलता है 100 निकलता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर 54, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल देखिएगा कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, आपको यह बताना है। तो 63 थी। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी दिया था तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी और मेंडलीफ के समय जो है अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था, इसलिए मेंडलीफ ने जब अपने आवर्त सारणी को बनाया तो उसमें जो है मेंडलीफ ने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे कि जो है आने वाले तत्वों को उसमें जो है स्थान दिया जाएगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर बांटा, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बांटा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि और जो हम आज आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया।
किसने दिया? मोसले ने दिया आधुनिक आवर्त सारणी को। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने किस आधार पर दिया, तो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा तत्वों को उसमें, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए धारा मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो धारा मापने में ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, पैरेलल में जोड़ते हैं, और ए मीटर को जो है सीरीज में जोड़ते हैं, माने श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है पदार्थ की अवस्थाएं हैं। इनमें से पदार्थ की अवस्था कौन है? जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठोस, द्रव और गैस। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? तो F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकर का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। और जो है लक्षण प्रारूप को जो है फिनोटाइप भी बोलते हैं। तो अगर आपसे लक्षण रूपी ना लिखकर फिनोटाइप का अनुपात पूछता, तब भी 3:1 ही होता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, कक्ष और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो कक्ष और खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। और कक्ष और खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो भारत के गुजरात राज्य में है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ज्वारीय ऊर्जा जो है ये क्या होता है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय मतलब अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा ना, तो हम इसको फिर से बना सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश में ज्वारीय ऊर्जा का क्षमता कितना है, तो देश में ज्वारीय ऊर्जा का क्षमता लगभग 8000 मेगावाट है। कितना है? तो 8000 मेगावाट है। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करना। एरेनकाइमा जो है हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करने के लिए सहायक होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पाराकायस्क है? तो पाराकायस्क कौन होता है? सीने बार होता है। अगर आपसे पूछा जाए सीने बार का सूत्र कितना होता है? HGS होता है। तो पारा का एस होता है सीने बार। पारा जिसे मरकरी भी कहते हैं, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। याद रखना है आपको। एक सवाल में कितना सवाल बता देते हैं। अगला सवाल देखिए, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। तो सजीव में शोषण भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर जो होता है उसमें तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम जो है ना इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है। और जब इसमें धारा जाता है तो ये गर्म हो जाता है और उष्मा देता है नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत उच्च होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो वो जो है टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। अगला सवाल देखिए, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जल यानी कि H2O। इसमें बोला है भार के विचार से, भार तो हाइड्रोजन का भार कितना है? 1 × 2 यानी कि 2 भार है इसका हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है ना। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब देखिए 2 × 8 = 16 कट जाएगा तो बचा कितना? 1:8। तो भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है, और लास्ट सवाल है, 20वां सवाल है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है
और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं पोषण। जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होलोजोइक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये था साइंस के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 सवाल जो कि डीएलएड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये सवाल हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए बस हमसे आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।